घुमा ले यारा, वो जैसे सुइया सात से बारह में बन गया है वो सोनिया, बन गया है वो सोनिया। कमर को ऐसे घुमाना, वो जैसे हवा में आग बनाना, बन गया है वो सोनिया। दोस्तों मजा आ रहा है ना आप सभी को? आप सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं ना? तो दोस्तों इसी रंगारंग माहौल को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे ओम प्रकाश जी से कि वो कृपया इस मंच पर 2 शब्द आप सभी से कहें। ओम प्रकाश जी, मैं स्टेज पर उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया स्टेज से नीचे उतर जाएं और अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। स्टेज पर उपस्थित सभी लोग कृपया नीचे उतर जाएं और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस समय में 4 चांद लगा दिए। ओम प्रकाश जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारी इस पूरी जनता को 2 शब्द कहें और इन सभी को इतना एनकरेज करें कि ये भी एक दिन इस मुकाम पर पाने के लिए आज से ही बूस्टअप हो जाएं। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। ऊपर वाले ठाकुरों नमस्कार। एक साथ बोल सकते हैं क्या? क्योंकि दिस इज द टीम, और टीम में ना ऊपर होता है ना नीचे होता है, ना दाएं ना बाएं होता, तो एक ही साथ होता है। और जो एक साथ होता है वो ऐसे होता है। आपको चाहिए ऐसा चीज तो एक साथ ही बोलना होगा, नमस्कार। थैंक यू। दोस्तों मुझे वो दिन याद है जब मैं मेरठ में फर्स्ट विजिट दिया था और 3 लोगों को लेकर मेरठ में बैठा था। 3 लोग, सिर्फ एक कमरे के अंदर 3 लोगों को लेकर बैठा था, क्योंकि एक संयोग था। जैसे आज के यहाँ ये फंक्शन है, ये तो डबल डायमंड की रिकॉग्निशन है, बहुत बड़ा फंक्शन है, लेकिन आगरा में ऐसे ही तरीके से मेरी एक रिकॉग्निशन हुई थी रूबी की। रूबी को सब जानते हैं? इधर वाले जानते हैं? मेरी रूबी की रिकॉग्निशन हुई थी और सौभाग्य था या संयोग था, दशरथ जी जैसा आप सबको पता है आर्मी में नौकरी करते थे और उस टाइम पे ये छुट्टी आए हुए थे, किसी कारणवश संयोग से उसी पीरियड में आगरा मिलने आए। और दशरथ जी बार बार कई बार बोल चुके हैं मेरे बारे में कि मेरी वाइफ के सिस्टर के हस्बैंड ने, ये हमारा रिश्ता है। और मैं आज बोलता हूं कि मेरी वाइफ के सिस्टर के ये हस्बैंड है। थैंक यू। समझ में आया कुछ? चलो सीधा सीधा बताता हूं। हम दोनों साड़ू भाई हैं। एक बार कहा गया था जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया था कि एक बार डायमंड बन जाओ, आपसे लगे हुए जितना है खानदान से लगे लोग ऑटोमेटिक डायमंड बनते चले जाएंगे। तो आज देख पा रहे हैं साड़ू, जीजा, भाई सब डायमंड की लाइन में लगे हुए हैं। ये अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। दोस्तों 3 लोगों को लेकर मेरठ में बैठा था, इनमें दशरथ जी थे, एक दास जी थे, वो आज पूना में, वो भी डायमंड है। दशरथ जी आपके सामने। एक हैं वो अलग, वो भी हैं देहरादून में, वो डायमंड बनने वाले हैं, अशोक गजभैया जी। उस टाइम पे इनको बिलीव नहीं होता था जो और लोगों को, क्योंकि दशरथ तो देख के आए थे कि आगरा में एक रूबी की रिकॉग्निशन देखी, इनका एक ही विचार था कि मुझे तो रूबी बनना है, क्योंकि जितनी दूर तक दिखाई देगा उतना ही तो देख पाएंगे। और उस टाइम पे सबसे टॉप की रिकॉग्निशन क्या थी? रूबी। तो मैंने एक ही बोला था, दशरथ जी सिर्फ फैसला कर लो, डट जाओ, जो डट गया वो डायमंड है और रूबी नहीं। आपके नेटवर्क में रूबी तो ऐसे होंगे जैसे बकरी के हर 6 महीने में बच्चे हो जाते हैं, ऐसे रूबी निकलेंगे। तो दोस्तों आज शायद दशरथ जी से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं, जैसे मां को एक बच्चा होने के बाद जितनी खुशी होती है, शायद वो मैं एहसास कर पा रहा हूं कि जिस दिन के लिए हमने ज्वाइन किया था, ये तो एक शुरुआत है दोस्तों। डबल डायमंड तो एक शुरुआत है। पता नहीं आप में से कितने लोग मरकरी बैठे होंगे, कितने लोग मरकरी बैठे होंगे।
सिर्फ एक निर्णय का फर्क होता है। सबसे टफ काम होता है फैसला लेना, स्टार्ट करना, सबसे टफ काम होता है। और जिस दिन आपने ये टफ काम कर लिया, स्टार्ट करना शुरू कर दिया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा उस भीड़ से लेके आप यहां तक कब पहुंच जाएंगे। यहां पे आपको आना है, आना चाहते हो? तो दोस्तों आज गर्मी बहुत लग रही होगी, लग रही है? कोई बात नहीं, इसलिए हम सीना तान के बोलते हैं हम पसीने की कमाई खाते हैं। गर्मी की पसीने की कमाई है, इसलिए एक नंबर की है। कोई फर्क नहीं पड़ता आज, क्योंकि मेरा बोलने का थोड़ा सा समय भी कम है। मेरे दोनों अपलाइन यहां पर हैं। मेरा किस्मत है कि जिनके साथ मैं चलना सीखा, जिन्होंने मुझे जो सिखाया, मैंने इनको सिखाने की कोशिश की और सीखने की कोशिश में ये यहां तक आ गए। और दोस्तों कोशिश करना आज से आप शुरू कर दो, आप तो पता नहीं कहां तक पहुंचोगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू संजय जैन जी। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्तों आज के इस जश्न के मौके पर, मुबारक मौके पर, मैं सबसे पहले तो दशरथ जी को और भाभी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई हो आज के आपके इस डबल डायमंडशिप पर, बहुत बहुत बधाई हो हम सभी लोगों की तरफ से। दशरथ जी के बारे में एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि दशरथ जी को मैं शुरू से ऑब्जर्व कर रहा हूं, शुरू से देख रहा हूं। मुझे एक ही चीज इनमें दिखाई देती है कि इनके अंदर शुरू से एक आग भरी हुई थी कि कुछ जीवन में हासिल करना है, डायमंड बनना है, एक अच्छे मुकाम को हासिल करना है। वो आग ने इनको यहाँ तक पहुँचाया है। और दूसरी बात जो मैंने देखी है इनमें कि इन्होंने जो है सिस्टम को शुरू से समझा है और सिस्टम के साथ में कदम से कदम मिला करके सिस्टम की हर बात को समझ करके यहाँ पर सिस्टम के साथ में काम किया है। इस वजह से इतनी बड़ी सफलता मिली है। इन्होंने बहुत मेहनत से ये मुकाम को हासिल किया है। मैं फिर से इनको बधाई देता हूँ और आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग भी यदि सामने देख रहे हैं किस तरीके से एक इंसान, आम इंसान किस तरह से खास बन जाता है, आपके पास में भी वही मौका है। आप भी जीरो से हीरो बन सकते हैं। ये सिस्टम में पॉसिबल है जो दशरथ जी ने करके दिखाया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजीव चतुर्वेदी जी। दोस्तों नमस्कार, सभी को बोल रहा हूं मैं नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बड़ा खास है। खास इसलिए कि आज मेरठ में वो इतिहास रचा गया है जो हिंदुस्तान में चंद शहरों में ही रचा गया है दोस्तों। और इसके लिए बधाई के पात्र आप लोग हैं, क्योंकि ये आज आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों के प्रयास हैं कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी रिकॉग्निशन आपके मेरठ शहर में आयोजित हुई है। बधाई हो आपको। दशरथ जी और उनकी श्रीमती जी को हम सभी की ओर से ढेर सारी बधाइयां। कैसी बधाइयां देना चाहेंगे आप लोग? दोस्तों ये एक वो कहानी है, एक आम इंसान की कहानी जिसने सपना देखा और सपने को अचीव किया। आपने बहुत सी, हम लोग बंबईया फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में देखने के लिए जाते हैं और वहां हीरो को देखते हैं और हम सोचते हैं कि हीरो की जगह कौन है? हम खुद। हम खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और जब हीरो की जीत होती है तो लगता है हमारी जीत होती है। लेकिन अगले दिन से वही कहानी शुरू हो जाती है, हमारी जीत केवल उस 3 घंटे की होती है, उसके अलावा नहीं। लेकिन आज दशरथ सिंह जी ने जीरो से बन के हीरो का जो ये सफर तय किया है, आज यदि आप दशरथ सिंह में अपनी छवि देख पाते हैं, देख पा रहे हैं आप? आपको लग रहा है कि आज आप यहां पर खड़े हुए हैं, आपकी श्रीमती जी आपके बगल में खड़ी हुई हैं, आपके सर पे और आपकी श्रीमती जी के सर पे भी ताज है, देख पा रहे हैं? यदि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो ये 3 घंटे की बॉलीवुड की फिल्म नहीं, ये जिंदगी की हकीकत है कि हर यहां बैठा हुआ इंसान वो सफलता प्राप्त कर सकता है जो दशरथ सिंह ने प्राप्त करके दिखाई है। चाहते हैं ऐसा आप लोगों के साथ हो? तो जोरदार दिल से, शानदार, जानदार, जितनी ताकत है उतनी तालियां, उतना हल्ला और उतनी सीटियां बजा करके इनको बधाई दीजिए। देखते हैं कितनी ताकत है। दोस्तों आपकी तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दशरथ सिंह जी और उनकी श्रीमती जी को सम्मानित किया आप सभी ने हमें यह मौका दिया कि हम उनका आदर कर सके, उनका सत्कार कर सके। पर क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे दोस्तों? क्या
आप नहीं जानना चाहेंगे वो राज जिसकी वजह से वो आज इस मंच पर आपके सामने एक डबल डायमंड की हैसियत से खड़े हैं? आप सभी जानना चाहेंगे दोस्तों? मुझे लगता है ऊपर वालों में जोश कम है, उन्हें डबल डायमंड नहीं बनना है। आप भी बनना चाहते हैं दोस्तों? तो मुझे पता चल गया है कि आप सभी लोग डबल डायमंड चाहते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्रीमती दशरथ सिंह जी से कि आप कृपया हमारे इन सभी लोगों को अपने श्रीमती दशरथ सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ डबल डायमंड बनने के लिए। मैं चाहूंगी कि आप हमारी सारी जनता, सारे एसोसिएट से शेयर करें अपने वो राज जिसकी वजह से आप आज इस मंच पर खड़ी हैं डबल डायमंड बनकर। आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो ये सम्मान दिया और ये इज्जत दी, इसके लिए थैंक यू। आपको पता है पहले मैं एक किसान के बेटे की बीवी थी और अभी थोड़े दिन पहले 2-3 साल पहले तो एक आर्मी सिपाही की बीवी थी और अभी एक डायमंड की बीवी हूँ। और जो डायमंड की बीवी का मजा है वो अलग ही है। आपको भी मजा आ रहा है तो देख लीजिए, अगर आप भी एक साथ चलोगे तो ये मजा ले पाओगे, नहीं तो तालियां बजाते रहना। तो मैं कुछ अपनी बातें बताती हूँ। मैं एक किसान की बेटी हूँ और अभी आप देख रहे हैं मैं डायमंड की बीवी हूँ। तो जब हम मेरठ में आए हुए थे, जब आर्मी में, तो हमें पता ही नहीं था कि कौन कहाँ से क्या सामान आता है या कुछ भी, हमको कोई जानकारी नहीं थी। हम तो सिंपल थे बिल्कुल भी, और इतना 1.5 फुट का घूमट रखता थे तो हम किसी के सामने हम बोल भी नहीं पाते थे कि पता नहीं यार क्या है ये बीमारी। और गांव में तो आपको पता ही है, लेडीज घर से बाहर किसी से बात भी नहीं कर सकती है। मैं वो ही थी, 1.5 फुट का घूंघट था यहाँ तक। और अब देखिए, आप कह सकते हैं कि हम एक किसान की बेटी हैं या आर्मी की बीवी हैं। हम मेरठ में आए थे तो हमारा 1.5 फुट का घूंघट हुआ करता था और लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो हमें तो पता ही नहीं था कि कहाँ पे राशन लेने जाना है या कुछ लेने जाना है, हमें कुछ नहीं पता था। यहाँ पे हम तो ना किसी को जानते थे ना पहचानते थे। लेकिन हमारे जो हस्बैंड थे उनके अंदर एक आग लगी हुई थी कि उन्हें कुछ कर दिखाना है। तो उनका साथ हमने दिया और हमने विश्वास भी किया कि अगर ये आग लगी है तो कहीं ना कहीं तो जाके बुझेगी। और वो आग यहाँ तक आ गई आज, और पता नहीं कितने घरों में आग लगा दी इन्होंने। तो जब ये आर्मी की जॉब के साथ साथ ये करते थे सिक्योर लाइफ, तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे। हमारे जो पड़ोस में लेडीज रहती थी आर्मी में, आपको पता है ऐसी लेडीज गांव से जैसे मैं आई थी वैसी ही वो रहती हैं। उन्हें क्या पता था कि सिक्योर लाइफ क्या है। मैं उन्हें दोष नहीं दूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा सा कहा, लेकिन इस कहने के पीछे एक अच्छाई छुपी हुई थी उनकी, जो मैं यहाँ तक आ पहुंची। अगर वो नहीं कहती तो शायद मैं यहाँ ना आती। जब कोई बुरा कहता है किसी को
तो शायद उसके पीछे भगवान उसको अच्छाई देने वाला होता है। तो मुझसे ये बोलती थी मेरे हस्बैंड के बारे में कि पता नहीं तेरा हस्बैंड 12-12 बजे 1-1 बजे आता है, कहाँ रहता है तुझे पता ही नहीं है, तेरे हाथ से तो निकल के आ जाए। तेरे हाथ से तो निकल गया, तू इसको संभाल ले, नहीं तो तू रोएगी, देख लेना। मैं बोली, मैंने कही मेरा हस्बैंड है, मैं संभाल लूंगी, तुम्हें इससे क्या करना, मैं संभाल ले दूंगी ना। मुझे विश्वास है कहीं भी जाएं या कितने भी बजे आए, मुझे विश्वास है ना। आप क्यों बीच में टांग अड़ाते हो हैं? तो उन्होंने बस यही उनका तो रोजाना का काम था, या रोजाना इनके घर में कैसे भी झगड़ा हो या कुछ भी हो, पड़ोस वाले आपको पता है जो देर रात तक पड़ोसी जाता है तो कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं। ये तो सिंपल सी बात है, जरूर बोलेंगे कि भाई पता नहीं तेरा हस्बैंड कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, तुझे पता ही नहीं है, तू तो पागल है और तू तो बहुत सीधी सादी है, पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं। लेकिन ये नहीं पता है कि वो उस पर विश्वास करती है, तो इन बातों से उस पर क्या असर पड़ेगा, कुछ नहीं असर पड़ने वाला। अगर कोई सीधी सादी अगर जाने के घर में झगड़ा करना है तो उसकी बातें मान सकती है, अगर उसे समझदारी से काम लेना हो तो उसकी बातें बिल्कुल भी ध्यान न दे, तो आपका हस्बैंड भी आगे बढ़ेगा और आपको भी वो सम्मान मिलेगा। तो वो बोल रहे थे कि बेटे ये तू पूछ तो ले कि कहाँ जाता है। मुझे पता है, ये सेक्योर लाइफ करने जाते हैं, ऐसे कंपनी है, मेरे चेक आते हैं। तो बोले अच्छा कितने के चेक आते हैं? तो हम बताते थे 5 का आ रहा है, कभी 10 का आ रहा है। तो बोलते थे अच्छा तो डबल इनकम ले रहे हो, तो डबल ले रहे हो, यहाँ आर्मी में जॉब भी कर रहे हो और वहाँ से भी कमा रहे हो, तो बहुत जल्दी आप करोड़पति बन जाओगे। मैंने करोड़पति नहीं बनेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। मैंने ये कह के हम टाल देते थे। तो हमारे घर पे ये फॉलोअप के लिए काफ़ी लोगों को लेके आते थे आर्मी क्वार्टरों में, तो बोलते थे तेरे घर पे इतने बंदे क्यों आते हैं, क्या चक्कर है? मैंने कुछ नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं। मैं बोली हमारे गेस्ट हैं, तुम्हें इससे क्या करना, कितने आते हैं कितने जाते हैं? बोले कि नहीं आपके घर पे आते हैं तो आप तो चाय, ये गेस्टों को लेके आते तो हम नीचे बैठे रहते तो क्या बोलते हैं कि ऊपर से आवाज़ लगाते कि आ जाओ चाय पानी बना दो। तो ये नीचे से बोलती है कि तेरी जिंदगी तो चाय पानी में ही जाएगी, तू तो किचन के अंदर ही रहा कर, बाहर ही मत निकल। मैंने बोला मैंने कोई बात नहीं, अगर हम चाय पानी पिला रहे हैं तो कभी ना कभी तो पुण्य मिलेगा। लोग तो पानी पिलाने से ही पुण्य ले लेते हैं, तो हम चाय पानी से पुण्य ले सकते? तो एक दिन ऐसे ही बोली कि हमने जब बोला कि हम तो जॉब छोड़ने वाले हैं, तो बोली कि तू पछताएगी, आर्मी की नौकरी को, सरकारी नौकरी है उसको क्यों छोड़ने की बोल रही है, देख लेना तू नहीं तो वहाँ घास काटती रहेगी खेत में और कुछ नहीं कर पाएगी। भाई मैंने बोला मैंने कोई बात नहीं, किसान की बेटी है और जमीन भी है, ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर किस्मत में होगा तो वो भी कर लेंगे। तो मतलब पता नहीं क्या क्या बोलती, बोली कि अरे सुन ले आर्मी की जॉब को तो लोग पैसे ले लेके घूम रहे हैं फिर भी नहीं मिलती है, तू पागल है, तू छुड़वा रही है, थोड़े दिन और करने दे पेंशन हो जाए, पेंशन से आ जाएगा। मैंने कही नहीं हमें तो अभी छोड़नी है। तो ऐसे ही कुछ बातें चलती नहीं, मैंने छोड़नी है, वो जानने के वैसे ही मजाक करती है और कुछ नहीं है, मैंने हम छोड़नी है। तो एक दिन अचानक ही छोड़ के आ गई। तो वो लेडी जो बैठी रहती थी वो बोलती थी देख लेना तू पछताएगी नौकरी छुड़वा के, और लगी लगाई नौकरी को छोड़ के, और उसकी आस कर रही है जो तेरे कुछ भी नहीं है, आज उस बिजनेस में कुछ भी नहीं आ रहा है, और ये जॉब सरकारी को छोड़ रही है। मैंने हाँ छोड़ रही हूँ। क्या देख लेना तू पछताएगी, और तू अम्मा की बात को याद रखना कि कभी अम्मा बोल रही थी कि मना कर रही थी कि मत छोड़, और आज तुझे इसे छोड़ के जा रही है। तो मैंने बोला हाँ हम छोड़ेंगे, और देख लेना हम गाड़ी लेके आपके घर पे आएंगे मिठाई खिलाने के लिए। तो हमने उनसे जो बोला तो हम वहाँ पर उसके 2-4 महीने बाद हमने गाड़ी खरीदी आर्मी की जॉब छोड़ के। तो हम उसको मिठाई खिलाने गए तो वो बोली तेरा तो भगवान ने साथ दे दिया, तेरा तो भगवान ने साथ दे दिया। लेकिन मैंने बोला मैंने कि आपका भी साथ दे देता अगर आप होते तो हमारे साथ।
बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं। अगर इनकी बात आती है तो ये जॉब वहाँ जॉब भी करते थे और फिर सिक्योर लैब में भी जाते थे, तो इन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि घर का राशन पानी लेके आ सकें। तो हम इनसे बोलते थे मैंने कि आज आटा ख़त्म हो गया है या शक्कर ख़त्म हो गया है, तो बोलते हाँ ले आऊँगा, पल्ली साइड से आऊँगा तो ले आऊँगा। पल्ली साइड से आ रहे हैं रात के 2 बजे या 1 बजे, तो क्या दुकानें खुली रहती हैं, क्या मार्केट खुला रहता है? फिर जब इनसे पूछते हैं कि ले आए, बोले मार्केट तो बंद था। तो हम बोले मैंने कि ऐसे कैसे काम चलेगा। हमने सोचा मैंने कि इनके बजाय हम खुद ही जाएं तो अच्छा है। तो हम जो गांव में तो खुद लेके नहीं आते थे, लेकिन हमने यहाँ पे जाके बैग लेके और सब कुछ लाना शुरू किया। हमने सोचा इनको टेंशन क्यों दें, इससे तो हम ही ले आते हैं, वही ठीक है। तो हमने अपने हाथों में राशन पानी भी लेके आए हैं, लेकिन आज जरूरत नहीं है। आज तो बस कह दो वो पहले ही आ जाता है। आज कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज चाहिए वो मिल जाती है। आर्मी की जॉब में आपको पता है कितना पैसा मिलता है? पहले तो अब पता नहीं कितना हो गया है, लेकिन मुझे पहले का पता है 10,000 मिलते थे, बता दें। लेकिन 10,000 पूरे महीने में तो नहीं मिलते थे ना, कभी मिलता है 2 मिलता है तो 5 मिलता है, कभी कितना ही मिलता है। उसमें घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है, तो लोगों को हम चाय पानी भी पिला देते उसमें। हमने पता है कैसे कैसे दिन देखे, हमारे घर कभी पैसे नहीं होते थे। हम ये देखते थे दोनों के पैसे तो देख लें, अपनी पर्स में ये देखते थे और हम भी देखते थे कि महीने का खर्चा चलेगा कि नहीं। ऐसे भी दिन आए थे, लेकिन हमने किसी से शिकायत नहीं की, किसी से ये नहीं बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, कभी नहीं कहा कि हमारे पास ये दिक्कत है। अगर सिक्योर लाइफ की दिक्कत होती तो ये अपने अप्लायंस से जरूर फ़ोन करते और बोलते सर ऐसे ऐसे लोगों को मैं लेके आता हूँ, और वो जॉइनिंग नहीं करते। लोगों को चाय पानी पिला देता हूँ, वो बिस्किट खा के चले जाते हैं, लेकिन कभी वो नहीं बोलते कि फॉर्म भरता हूँ। ऐसी ऐसी नौबत आई। जब वो चले जाते थे तो इन्हें बहुत गुस्सा आता था, और गुस्सा तो हमें भी आता था कि हम उन्हें चाय और बिस्किट नमकीन खिला रहे हैं और ये फॉलो कर रहे हैं, वो भर ही नहीं रहे। क्या करें, जब लाखों का सपना दिखा रहे थे तो चाय बिस्कुट तो देनी ही पड़ेगी। चाहे खुद हमें एक सब्जी से काम चला लें, जहाँ हम बच्चों के लिए वो कुछ बोलते हैं तो उनसे बोल देते थे कि भैया बेटे तनख्वाह मिलेगी ना जब लाएंगे, ऐसे सबर करके उनसे बहला देते थे। लेकिन आज जो भी कुछ मांगते हैं बच्चे वो तुरंत आ जाता है। तो कोई बात नहीं, जब हमने 1-2 साल ये परेशानियां झेली, लेकिन आगे की जिंदगी तो मजे से हो गई ना। तो बताइए, तो हम ये परेशान होते थे, हम रात को हम बोलते भी थे कि इतना काम कर रहे हैं, और आर्मी में 1-1 बजे वहाँ से आते हैं सिक्योर लाइफ से, फिर 5 बजे आर्मी की जॉब को चले जाते हैं। तो क्या करें, सोते भी नहीं थे ये, और खाना भी एक टाइम कर दिया था इन्होंने। रात के 1 बजे खाना खाते थे सिर्फ, ना तो दिन में खाते थे ना सुबह। वही सुबह 5 बजे उठ के चले जाते थे अपनी जॉब पे, और रात के 1 बजे आते थे सिक्योर लाइफ से। लोगों को इन्वाइट करके पता नहीं क्या क्या करते थे, मुझे नहीं पता इतना। तो जब ये इनका दिमाग जब गर्म हो जाता, हर एक किसी इंसान का हो जाता है, जब जो मेहनत करे उसको सफलता ना मिले तो हर कोई इंसान घबरा जाता है। तो ये भी घबरा जाते थे, तो हम अपने अप्लायंस से फोन करके बोलते थे कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, कि अच्छा हो रहा है, बोलते थे अच्छा हो रहा है। तो हम बोलते थे ये कैसा अच्छा हो रहा है, हमारा तो यहाँ घर का खर्चा भी नहीं चलता, और लोगों को बुला बुला के बिस्किट विस्किट खिला रहे हैं, और क्या करें, बिस्किट खिलाते रहेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। बोले अच्छा हो रहा है, बस इतना ही बोलते थे, अच्छा हो रहा है। हमने बोला देखते हैं कब तक अच्छा रहेगा हमारा। तो कितनी जल्दी से वो दिन निकल गए और ये दिन आ गए, हमें पता ही नहीं चला। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे अपलाइन भी आपको कुछ सिखाना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे, और आपको यहाँ तक आने के लिए कुछ बातें बताएंगे। तो ये जरूरी है, लेकिन मेरी बकवास की बातों को मैं ध्यान मत दो।
तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, एक छोटी सी कहानी है, अगर आप ध्यान से सुनें उसका मतलब क्या है तो जरूर आप पहुंच जाएंगे, अगर उसका मतलब समझ गए तो। एक बाप था और एक बेटी थी, वो दोनों पुल से निकल रहे थे और नीचे पानी बह रहा है। वो दोनों पुल से निकल रहे थे और नीचे पानी बह रहा है। तो बाप अपनी बेटी से कहता है, बेटे मेरा हाथ पकड़ ले नहीं तो नीचे गिर जाओगे। तो बेटी कहती है, नहीं पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो मैं पानी में गिर जाऊंगी। क्यों? कि मुझे पूरा विश्वास है अगर कुछ भी आए, आंधी आए या तूफान आए, लेकिन आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, और अगर मैंने हाथ पकड़ लिया तो एक झटके में नीचे चली जाऊंगी। मैं एक झटके में नीचे चली जाऊंगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप प्लान का हाथ पकड़ते हो तो आप तो कभी भी छोड़ के जा सकते हो, आपका कोई पता नहीं। और आप प्लान को अपना हाथ पकड़ा तो प्लान आपको यहाँ पहुंचा देगी, लेकिन छोड़ेगी नहीं। अभी देख लीजिए आप क्या करते हैं, जो आपका विचार है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस माइक देना चाहूंगी। श्रीमती दशरथ सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लगती है ना एक आम सी कहानी, जो शायद आप सभी में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी यही कहानी हो। ये कहानी है एक आम सी, कुछ कच्ची सी कुछ पक्की सी, मुझको तो लगती सच्ची सी। दोस्तों दिल ने मेरे मुझसे पूछा सिक्योर लाइफ का साथ कैसा है। दिल ने मेरे मुझसे पूछा सिक्योर लाइफ का साथ कैसा है। तो इन लोगों को देख के दिल ने मेरे जवाब दिया, ये तो एक सपने जैसा है। दोस्तों ये तो एक सपने जैसा है, और आप सभी के सपने साकार हो सकते हैं सिक्योर लाइफ के साथ। श्रीमती दशरथ सिंह जी ने बहुत बहुत अपनी कहानी शेयर करी, जो हमें बहुत इनकरेज किया। पर मैं चाहूंगी कि हमारे दशरथ सिंह जी हमारे सामने आए और अपनी कहानी का सारांश तो हमें मिल ही चुका है श्रीमती जी से, पर आपसे चाहेंगे कि आप भी लें और हमें बताएं अपनी कहानी आपकी जुबानी। एक जोर से तालियां हमारे डबल डायमंड मिस्टर दशरथ सिंह जी के लिए। थैंक यू। भैया माइक चेंज कर दोगे क्या जरा? आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो इतना सारा सम्मान, इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी तालियां बजाई ऐसी गर्मी में, और आप लोग इतनी गर्मी में यहाँ पे आए हुए हैं, इस फंक्शन में आप इसको अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके लिए ताली बजानी चाहिए, तो मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। थैंक यू सर लोगों ने काफ़ी सारी बातें बताई। मैडम भी, हमारी मैडम भी थोड़ा सा, उनका भी स्टेशन अभी पकड़ना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने वो भी बोलती हैं बहुत सारी बातें। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, लेकिन आज ऐसा टाइम है कि बहुत सारे लोग ये उम्मीद करते हैं कि मैं कुछ बोलूं। तो दोस्तों एक ही चीज़ बोलूँगा कि दशरथ सिंह एक नाम जरूर है, आप लोगों ने सुना है, लेकिन जो कुछ भी है या तो सिक्योर लाइफ है या फिर ये 3 अपलाइन। अगर मैं कुछ हूँ तो इनकी वजह से हूँ, अगर ये नहीं होते तो थैंक यू, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। और अगर तालियां अगर बजानी है तो इनके लिए तालियां बजाओ, क्योंकि मैं किस्मत वाला हूं कि ऐसे अपलाइन मुझे मिले हैं। थैंक यू। क्योंकि अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो ये बिजनेस मुझे कहीं भी सूट नहीं करता है, क्योंकि मैं नकल से 12वीं क्लास पास करके खींच खांच के फौज में भर्ती हो गया था, और मुझे कुछ भी पता नहीं था। 8.5 साल तक मैंने फौज की नौकरी की है, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि बिजनेस भी कोई चीज़ होती है। लेकिन एक दिन ये प्लान देख लिया, ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद भी कोई इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, बस ये था कि शायद कुछ हो जाए। लेकिन जब भी अपलाइन से बात होती थी तो वो बोलते थे कि बेटा अगर तू थोड़ी सी भी उम्मीद रखेगा और कुछ दिन डटा रहेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, और बिलीव कर। उन्होंने मुझे भरोसा करने के लिए बोला। दोस्तों मैंने भी कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आ रही थी जब मैं मेरठ में शुरुआत कर रहा था, क्योंकि अनजान शहर था, कोई भी जानने वाला नहीं था। या तो मेरठ में दुकान वाले होते थे या फिर रोड पे चलते फिरते अनजान लोग।
अगर मैं दुकान वाले से बात करता था तो मुझे देख के वो काउंटर के पीछे छुप जाते थे। अगर मैं रोड से निकलता था लोग बोलते थे बीमारी आ रही है, बच जाओ नहीं तो करोड़पति बना देगा। कोई बोलता था लपेट लेगा, कोई बोलता था मेंबर बना लेगा, कोई बोलता था चक्कर में फंसा लेगा। कोई भी मतलब रोड पे भी जब मुझे देख के लोग रोड पे रहना पसंद नहीं करते थे, नीचे खड़े हो जाते थे साइड में कि निकल जाने तो, नहीं तो कुछ पता नहीं क्या चक्कर चलाने वाला है। और जब ये सारी बातें चल रही थी मैंने अपने अपलाइन को बताया कि सर मेरठ के लोग बहुत समझदार हैं, यहाँ कोई भी आदमी ये बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता। यहाँ पे सारे के सारे लोग बोलते हैं ये फालतू की चीज़ें हैं, हमने कर करके छोड़ दी हैं और ये चक्कर मेरठ में नहीं चलेगा, ये दूसरी जगह चल सकता है। अपलाइन बोलते थे बेटा ऐसे ही होता है ये बिजनेस, लोग मना करते हैं और बाद में ज्वाइन कर लेंगे। मैं बोला सर ऐसा कैसे होगा, यहाँ तो किसी से भी बात करता हूँ कोई भी नहीं आने के लिए तैयार है और मेरे तो 2 बनेंगे नहीं, मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि मेरे 2 नहीं बनेंगे। अपलाइन ने बताया कि बेटा 2 नहीं बनाने हैं, भगवान के बने बनाए लोगों को साथ लेके चलना है। मैं बनाने के चक्कर में लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि किसी को नहीं बनाना है। क्या है ना, समय कम है थोड़ा सा, और हमारे बहुत सीनियर अपलाइन यहाँ पे आए हुए हैं, बड़े बड़े गुरु लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो जब बोलें तो आप लोग खूब तालियां बजाएं। मैं कम समय में अपनी बात कहना चाहूँगा, तो आप लोग बीच में बिल्कुल भी तालियां ना बजाएं, ठीक है? ठीक है कि नहीं? वैसे ही गर्मी बहुत पड़ रही है। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, अपलाइन ने बता दिया कि भगवान के बने बनाए लोगों को साथ लेके चलना है, किसी को बनाना नहीं है। और फिर मैंने फ़ोन पे अपलाइन से बहस की कि सर कुछ भी हो 2 तो बनाने ही है ना। फिर उन्होंने समझाया कि नहीं बेटा किसी को नहीं बनाना है, कुछ लोगों को साथ लेके चलना है। और जब ये सारी बातें हो रही थी, फ़ोन पे ये बात चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि तू एक चीज़ बता, तूने कभी मुर्दा देखा है दुनिया से जाता हुआ? मैंने बोला सर बहुत सारे देखे हैं। तो उन्होंने बताया कि मुर्दा जब दुनिया से जाता है तो कितने लोगों को लेके चलता है? सर पीछे से इशारा कर रहे हैं 4 को। मैंने भी यही जवाब दिया था कि सर मुर्दा 4 को लेके चलता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा तू बता, तू मुर्दा है कि जिंदा? मैंने बोला जब फ़ोन पर बात हो रही है तो जिंदा ही होऊंगा, क्योंकि मुर्दा आदमी फ़ोन पर बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है, तू जिंदा है, लेकिन तू जिंदा होते हुए किसी काम का नहीं है, और मेरठ की किसी ऊंची सी बिल्डिंग पर चढ़ के जंप कर जा, क्योंकि जीते जी कुछ नहीं कर सकता, मरने के बाद तो 4 को लेके चल सकता है ना। और दोस्तों ये बात मुझे बहुत हर्ट हुई, मुझे काफ़ी बुरा लगा। यार सही है, अगर हम जीते जी 2 को लेके नहीं चल सकते तो हम तो बिल्कुल बेकार हैं, फिर हमारी ज़िंदगी बेकार है। और उस दिन से कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जबकि ऐसे दिन भी आए, जैसा कि मैडम बता चुकी हैं, कि घर में आटा ख़त्म हो जाता था। ऐसे दिन भी आए बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो जाता था। ऐसे दिन भी रहे जब मेरठ में हमने शुरुआत की थी तो कसेरू खेड़ा में एक सरस्वती पब्लिक स्कूल है। मेरठ में एक जगह है कसेरू खेड़ा, वहाँ पे एक सरस्वती पब्लिक स्कूल है, और स्कूल का क्लासरूम 200 रुपये में मिलता था, और मैं अकेला वहाँ पर वेट करके आ जाता था। एक भी आदमी प्लान देखने के लिए नहीं आता था। 200 रुपये जाते थे, यहाँ तक है कि उसमें झाड़ू भी खुद लगाना पड़ता था, क्योंकि संडे के दिन स्कूल में झाड़ू नहीं लगता है, तो उसमें झाड़ू लगाना पड़ता था। सफाई करके 200 रुपये दे के इंतजार करके मैं वापस आ जाता था, लेकिन एक भी आदमी प्लान देखने के लिए नहीं आता था। जब अपलाइन से बात होती थी तो वो बोलते थे ऐसे ही चलता है। मैडम भी बता चुकी हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है, ऐसा ही होता है। तो फिर लग जाते थे कि भाई चलो कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। फिर अपलाइन ने पूछा कि तू एक चीज़ बता, तूने ट्रेनिंग कितनी अटेंड की है? मैंने बोला सर वो क्या होती है, ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, ये जो बस 2 ही तो बनाने हैं। और मैं पूरी कहानी सुना देता हूँ कि भैया मैंने सिक्योर लाइफ ज्वाइन की हुई है, मेरे साड़ू ने ज्वाइन की थी, उन्होंने यहाँ से 40 लाख रुपए कमा लिए, और मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं भी कमाऊँगा, तुम भी मेरे साथ बन जाओ, तुम भी कमा लोगे। यही कहानी तो सुनानी है, और क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग की। उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये बिजनेस होगा तो जरूर, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तुम जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, शायद तुमने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है। तो मैंने पूछा सर ट्रेनिंग कहाँ होती है, और उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग होती है आगरा में। मेरठ में कोई ट्रेनिंग होती नहीं थी जब। तो मैं चलो ठीक है, जब इतना कर रहे हैं तो ट्रेनिंग भी अटेंड करेंगे। तो मैं यहाँ से शनिवार को, उस समय आगरा में शनिवार में ट्रेनिंग होती थी, शनिवार को छुट्टी लेके जाता था, और संडे में फिर वापस आके यहाँ पे प्लान देता था। और जैसे जैसे मैंने ट्रेनिंग अटेंड करनी शुरू की, मुझे ये बिजनेस समझ में आता गया। और जैसे जैसे बिजनेस समझ में आया, मुझे समझ में आया, तो लोगों को भी समझ में आया, और धीरे धीरे फिर लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया। और जहाँ मेरे साथ एक भी आदमी नहीं था, मैं 3-4 महीना बहुत परेशान हो गया था। यहाँ तक है कि मैंने अपने फौज से एपी फंड निकाल लिया था 80,000 रुपये खर्च करने के लिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन जब ट्रेनिंग अटेंड करनी शुरू की तो दोस्तों, जहाँ 3-4 महीने में कोई भी नहीं था, वहाँ पे
अगले 7-8 महीने के अंदर, जब लगभग 1 साल कंप्लीट हुआ, लगभग 11 महीने में मेरी 7,90,000 रुपये की इनकम हो गई थी और 3,000 लोगों की टीम हो गई थी जब ट्रेनिंग अटेंड करनी शुरू की। और मैंने कार खरीद ली थी और नौकरी, फौज की नौकरी सिर्फ 8.5 साल में ही उस समय पर मैंने छोड़ दी थी। लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये महीना की इनकम आनी शुरू हो गई थी। तो ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम तो उसके बाद भी आई, लेकिन हर समस्या के बाद अपलाइन ने एक ही चीज़ बताई कि बेटा कभी भी प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद, गिरने के बाद खड़ा हो जाना, क्योंकि कोई भी आदमी अगर गिरने के बाद गिरा हुआ रह गया तो वो कभी फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो गिरता तो कोई भी है, लेकिन आगे वही बढ़ते हैं जो गिरने के बाद उठ जाते हैं। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी आई, लेकिन अपलाइन ने बताया, सपोर्ट किया और बार बार गिरने के बाद खड़े होते रहे। और दोस्तों उसका फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ मैं अकेला सिक्योर लाइफ का गाना गाया करता था कि भैया आ जाओ, मेंबर बन जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, आज 25,000 से ज़्यादा लोग इस 4.5 साल के पीरियड में सिक्योर लाइफ का गाना गाते हैं। और इस 25,000 लोगों की टीम के साथ सबसे बड़ी जो मेरा अचीवमेंट है दोस्तों, मैंने तो यहाँ से पैसे कमाए ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि टीम में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। डायमंड बनने की बात है, मैं तो यहाँ पर डबल डायमंड बना ही, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी टीम में आज 2 डायमंड की रिकॉग्निशन भी होने जा रही है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब हम लोगों को बोलते थे कि भैया हमारे साथ आ जाओ, बोलते थे पता नहीं क्या होगा, मुझे भी ऐसा लगता था पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज जब यहाँ पे लोग बोलते हैं, ज्ञान सिंह जी बोलते हैं कि मैं अखबार बांटने का काम करता था, आज मैंने 16 लाख रुपए का मकान लिया है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब शुरुआत कर रहा था तब ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि लोग बोलते थे तुम तो फंसाने का काम कर रहे हो। लेकिन आज अगर लोग यहाँ बोलते हैं कि हमने सिक्योर लाइफ ज्वाइन किया था और हमने लाखों रुपए कमाए हैं, तो मुझे लगता है कि सबको फंसा देना चाहिए, क्योंकि फंसने के बाद लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। दोस्तों लोग तो यहाँ से लाखों रुपए कमाते ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीज़ें जो दूसरी जगह मुझे नहीं मिल सकती थी, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे वो चीज़ें नहीं मिल सकती थी। अगर मैं सम्मान की बात करता तो जो सम्मान आप लोगों ने आज देखा, इस तरीके से आज सम्मान मिलता है, और ऐसा सम्मान आपको पता है दूसरी जगह जहाँ मैं जॉब किया करता था वहाँ भी मिलता, लेकिन कब मिलता आपको मालूम है? कब मिलता सर? दुनिया से जाने के बाद, शहीद होने के बाद। लेकिन जीते जी अगर मुझे सम्मान मिला है तो सिर्फ सिक्योर लाइफ ही एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसा कुछ पाया है जो अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसके बारे में मैं कभी सोच नहीं सकता था। मैं तो विदेश जाता ही हूँ दोस्तों, लेकिन मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे टीम के लोग विदेश जाते हैं। लोग, जब मैं शुरुआत कर रहा था, लोग बोलते थे तू ही कार खरीद लेना। मैंने सिक्योर लाइफ में आने के बाद 2 नई कार खरीदी हैं। लोग बोलते थे तू ही बंगला बना लेना। दोस्तों 50 लाख रुपए का बंगला हमने मेरठ के अंदर बनाया सिक्योर लाइफ ज्वाइन करने के बाद। इस 4.5 साल के पीरियड में 50 लाख रुपए का घर बनाया है, और 1 लाख रुपए में इंजीनियर रखा हुआ है जो सारी चीज़ें डिजाइन कर रहा है कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से होगी, एलिवेशन कैसा होगा, इंटीरियर क्या होगा, बीवी कहाँ होगी, टीवी कहाँ होगी, सारी चीज़ें इंजीनियर डिजाइन करके देगा। तो वो सारी चीज़ें जो मैं कभी सोच नहीं सकता था, क्योंकि लोग बोलते हैं सर आप डांस नहीं करते। मैंने बाथरूम जो बनवाया उसमें 4.5 लाख रुपए की एक मशीन लगवाई है, जिसको मल्टी फंक्शन कुछ ऐसे कुछ नाम उसका दिया हुआ है, और उसमें सब कुछ सुविधा है, उसमें डांस भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा स्टेज पे नहीं किया, बाथरूम में किया करेंगे, वहाँ पे अच्छा अरेंजमेंट है। घर के अंदर 4 AC का प्रावधान है। तो जो लोग बोलते थे कि तू ही बंगला बना लेना, ऐसा बनाया है कि अगर अंदर आ जाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे कि यार ऐसा भी होता है क्या, ऐसी चीज़ बनाई है। लोग बोला करते थे तू ही विदेश जाना। दोस्तों आज कई बार सिक्योर लाइफ के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से, इस कंपनी के माध्यम से कई बार विदेश जाने का मौका मिला है। लोग बोलते थे तू ही हवाई जहाज में बैठना, जहाँ भी सुविधा होती है वहाँ हवाई जहाज से यात्रा करता हूँ। लोग बोलते थे तू ही करोड़पति बन जाना। इस 25,000 लोगों की टीम के साथ दोस्तों 1 करोड़ 10 लाख रुपए की इनकम भी हो चुकी है, जो कि मैं कभी नहीं सोचा करता था। मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं था। मेरे जो सपने होते थे वो सिर्फ यही होते थे कि 20-25 साल फौज की नौकरी करूंगा, उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा, गांव में जाके 4 भैंस ले लूंगा, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करूंगा, नहीं तो ट्रैक्टर लेके खेती करूंगा। ऐसा नहीं सोचा था कि जैसा आज हुआ है कभी ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो पाएगा। अगर ये कुछ हो पाया है तो सिर्फ सिक्योर लाइफ की बदौलत, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बदौलत, और उन अपलाइन की बदौलत जो मेरे नहीं आपके भी अपलाइन हैं दोस्तों, मिस्टर ओम प्रकाश जी की बदौलत, संजय जैन जी की बदौलत, राजीव चतुर्वेदी जी की बदौलत, अगर ऐसा कुछ हो पाया है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे अपलाइन अगर नहीं होते तो दशरथ सिंह आज वही 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा होता, पता नहीं कहीं बंदूक लेके खड़ा होता या कुछ और कर रहा होता। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है मेरे अपलाइन को।
आपके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। आज आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने आके मेरी रिकॉग्निशन की शोभा बढ़ाई, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और अपलाइन ने मदद करके मुझे अच्छी गाइडलाइन देके यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।